वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है अपना सत्ता की साझेदारी। क्या है दोस्तों? सत्ता की साझेदारी। दोस्तों ये सत्ता की साझेदारी है, ये क्लास 10th है। किसका? क्लास 10th में सोशल साइंस, क्लास 10th की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक में ए पहला चैप्टर है। क्या दोस्तों? पहला चैप्टर है जिसका टाइटल का नाम दिया है साझेदारी। क्या? सत्ता की साझेदारी। पाठ का नाम है दोस्तों, पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। ये अध्याय नंबर 1 है। कौन सा? लोकतांत्रिक वाली जो बुक है दोस्तों क्लास 10th की, उसका अध्याय 1 है। क्या है? सत्ता की साझेदारी। इसका आपको परिचय कराते हैं। पहले अपन इसमें क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपने दोस्तों ये बोला है इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा दोस्तों, 6, 7, 8 और 9th क्लास में। क्या? लोकतंत्र। अब तक आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ते आए हैं। आज आप दोस्तों जानेंगे कि लोकतंत्र से क्या होता है। लोकतंत्र से दोस्तों सत्ता आती है। क्या आती? सत्ता यानी सरकार बनती है, जो पिछले साल शुरू हुई थी। क्या बोले? जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? आपने पिछली की क्लास में पढ़ा होगा। ये सब नहीं पढ़ा दोस्तों तो आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में क्लास 9th की बुक भी मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपने पहला पॉइंट पढ़ा विधायिका, तो आपको विधायिका के बारे में बताएंगे दोस्तों, और कार्यपालिका। अब दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका। विधायक आपको सीमित शब्दों में बताएं दोस्तों, तो विधायिका को राज्य की लोक सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य की लोक सेवा। राज्य की क्या बोलते हैं? इसको लोक सेवा बोलते हैं। राज्य की लोक सेवा, जिसमें दोस्तों विधायक इसके सदस्य होते हैं। विधायिका के कौन सदस्य होते हैं दोस्तों? विधायक सदस्य होते हैं। और जिसकी सदस्य ज़्यादा होते हैं उसी का दोस्तों सीएम यानी मुख्यमंत्री बनता है। क्या बनता है? सीएम यानी मुख्यमंत्री बनता है। ये तो हो गई दोस्तों विधायिका। अब दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है दोस्तों विधायिका के अनुरूप जो कानून नियम बनेंगे उसको किस प्रकार से कार्य को बंटवारा होगा, किस प्रकार से कार्य करना, ये होगा कार्यपालिका। आपको सीमित शब्दों में बता रहे हैं, इसके बाद दोस्तों विस्तार से बताएंगे आपको। अब और है दोस्तों न्यायपालिका। क्या है दोस्तों? न्यायपालिका। न्यायपालिका का दोस्तों आप क्या अर्थ बताएं? न्यायपालिका का अर्थ होता है मतलब दोस्तों न्याय करना। क्या होता है? न्याय करना। राज्य की न्यायपालिका होता है जो राज्य के जो नियम कानून होते हैं उनको लागू करवाने का काम होता है न्यायपालिका के। और भी भेदभाव और जो लड़ाई के बीच में भेदभाव होते हैं उसको भी निपटाने का काम न्यायपालिका के द्वारा होता है। के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी होता है। सत्ता दोस्तों आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश में, कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में दोस्तों भारतीय समाजवादी पार्टी की सत्ता है, जिसकी फूल की सरकार है। उसके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैंगे। तो इनकी सत्ता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और पहले 3 अध्यायों में आप सत्ता के बंटवारे में सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो 3 अध्याय होंगे दोस्तों इसकी पाठ के, इसी में दोस्तों सत्ता पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। किस प्रकार की सत्ता होती, क्या क्या होता है, आपको ही बताएंगे। अब दोस्तों आपको बताएंगे, आइए हम बेल्जियम, कहाँ की सत्ता के बारे में बात करेंगे अपन। बेल्जियम और
श्रीलंका, कहाँ पर दोस्तों, बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। कहाँ पर, बेल्जियम और श्रीलंका के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह निपटाता है। इन घटनाओं से यह समझने की मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकें जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में आपको करना है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं बेल्जियम। कहाँ ले चलते हैं दोस्तों, बेल्जियम। दोस्तों आपको घर बैठे हुए पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे दोस्तों। क्या घुमाएंगे, वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया कि दोस्तों आपको सामाजिक को अच्छी तरह से यदि समझना है और जानना है तो आपके पास 2 मैप होना चाहिए। एक तो होना चाहिए भारत का और दूसरा होना चाहिए वर्ल्ड का, जो संसार का बोलते हैं और भारत का बोलते हैं। मानचित्र आपके पास होना चाहिए और साथ में बुक भी होना चाहिए। तब दोस्तों आपको, जैसे मैं आपको यहाँ बताएं, तो आप अपने मैप में भी अच्छी तरह से देख सको और आप ये डिक्लेयर कर सको किसकी कहाँ लोकेशन है, किसका कहाँ स्थान है। तो आपको ले चलते हैं दोस्तों, बेल्जियम और श्रीलंका है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बेल्जियम ले चलती है। कहाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके पास यदि मैप है दोस्तों, तो मैप में आप देखना दोस्तों फ्रांस के पास में, बेल्जियम को फ्रांस के पास, जो यूरोप महाद्वीप है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्या बोला है, यूरोप महाद्वीप है जो, उसका एक छोटा सा देश है। कौन है दोस्तों, बेल्जियम एक छोटा सा देश है। कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का। इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब दोस्तों आपको समझिए कि वर्ल्ड का होता है आपके पास यदि मैप, तो आप किसको देखते अच्छी तरह से, बेल्जियम को। और यदि भारत का होता तो आप किसको देख लेते, हरियाणा को। इस प्रकार से आप दोनों के ही क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते और दोनों को ही आप देख पाती। दोस्तों आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो हरियाणा का से भी छोटा क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है दोस्तों, बेल्जियम का। अब क्षेत्रफल तो छोटा, और इसकी जो सीमाएं हैं दोस्तों, जो बेल्जियम देश है, इसकी सीमाएं दोस्तों फ्रांस से लगती है। किससे दोस्तों, फ्रांस से। और नीदरलैंड से लगती है जिसको अब डच बोलते हैं। और जर्मनी से लगती है। और लक्समबर्ग से भी लगती है। इसकी आबादी दोस्तों, जो बेल्जियम है, इसकी आबादी बताएं तो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी हरियाणा है जो, हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। जब दोस्तों क्षेत्रफल उससे ज़्यादा है तो वहाँ की जनसंख्या को ही आबादी बोलते हैं, तो वो भी कितनी, आधी ही होगी। ऐसा पूरी क्लियर नहीं है क्योंकि कहीं पर क्षेत्र छोटा होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बोले आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। जातीय बनावट दोस्तों, जैसी जाति शब्द आया, क्या दोस्तों, जातीय शब्द। अब आप जातीय शब्द को देख रहे हो तो बुक में ही हाईलाइट किया हुआ है। क्या किया, बुक में जाति शब्द को क्या किया, हाईलाइट किया है। दोस्तों आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, या तो आप गांव या शहर, तो आप देखना दोस्तों कि आपके अड़ोस पड़ोस में जाति भेदभाव देखने को थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। हालांकि शहरों में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो दोस्तों, तो गांव में जो जातीय भेदभाव है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अब क्योंकि लोग समझदार हो गए, अब जानते हैं कि हम सब लोग एक भाई बहन हैं, एक भाईचारे नाते की तरह रहना है आपको सबसे मिलजुल कर, इसलिए कम मिलता है। लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंस तो मिल ही जाएगा। किसके अंदर दोस्तों, जाति के अंदर। जो बनावट है इसकी जटिल है। कैसी है, जटिल है। अब आगे समझाते हैं दोस्तों कि जो देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आबादी है, जो देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, अब जो बेल्जियम है इसका 59% हिस्सा किस में है दोस्तों,
फ्लेमिश इलाके में रहता है। किसके? फ्लामिश इलाके में रहता है। जो बेल्जियम है, बेल्जियम कहाँ रहता है? फ्लामिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। और कौन सी भाषा बोलता है दोस्तों? डच बोलता है। यानी आपको फ्लेमिश जो को इलाका है दोस्तों, तो आप मैप में देखना कि आपके पास में जो नीदरलैंड है, जो नीदरलैंड से जो सीमा लग रही है किसकी? बेल्जियम की, उसी क्षेत्र को फ्लेमिश इलाके में फ्लेमिश इलाका कहते हैं। जहाँ के लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। कितनी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% लोग, जो अब 40% लोग हैं, 40% लोगों में से 59 तो ये हो गया। अब एक 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहती हैं। कहाँ रहते हैं? बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो दोस्तों आप जो बेलोनिया क्षेत्र है इसको आप फ्रांस की ओर देखना। कहाँ? फ्रांस की ओर देखना। और शेष 1% और शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। ये और शेष लोग क्या बोलते हैं? शेष 1% जो लोग, 1% लोग बचे थे, वो क्या बोलते हैं? जर्मनी भाषा बोलते हैं। ये दोस्तों जो बेल्जियम है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो ब्रुसेल्स की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। यहाँ के लोग 80% दोस्तों, अब राजधानी को भी डिवाइडेड 100 से कर दिया गया, 100 मान लिया है इसको, और 100 में से डिवाइड कर दिया 80% में। कितने? 80% में बांट 100 भागों में बांटना चाहते हैं इसको, तो बोले 80% लोग हैं जो, वो तो क्या बोलते हैं? सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच। और जो 20% लोग बचे, जो 20% लोग बचे, ये डच भाषा बोलते हैं। डच वही है दोस्तों जो अपने भारत में आए थे। कहाँ? भारत में आए थे डच। डचों ने आक्रमण किया, कई प्रकार की कहानियाँ, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो क्या बोलते? डच। अब दोस्तों आपका मन करता होगा, आपके पास मैप नहीं है, तो फिर भी आपको मैप की सहायता से आपको ये सब कुछ दिखाते हैं, कारनामे कैसे कैसे हैं। दोस्तों ये है मैप में बेल्जियम। क्या है दोस्तों? बेल्जियम। बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स। ये दोस्तों जिसकी राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स। आपको दिखाएं दोस्तों कि जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, क्या? पीला 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 दोस्तों, वो फ्लेमिश है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? फ्लेमिश, जो आपको बताया था। जहाँ के लोग क्या बोलते हैं? डच। ये नीदरलैंड के पास, यहाँ पर ये नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। और जो नीचे का क्षेत्र दोस्तों ये बैलून है। क्या है दोस्तों? ये क्षेत्र है बैलून। क्या है? बेलोन। बेलोन। ये क्षेत्र किससे लगा हुआ है दोस्तों? ये क्षेत्र लगा हुआ है अपना फ्रांस से। किससे लगा हुआ है? ये क्षेत्र अपना फ्रांस से लगा हुआ है। ये वाला क्षेत्र फ्रांस से लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा धारी वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला जो जर्मन भाषा बोलता है। कौन बोलता है? जर्मन। तो ये दोस्तों जर्मनी से लगा हुआ। कहाँ से पर? ये जर्मनी से लगा हुआ है। और दोस्तों एक और है, ये है ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल्स की राजधानी, जो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ये ब्रुसेल्स का क्षेत्र है। इस प्रकार से आप मैप में समझ सकते हो और जान सकते हो। अब आपको बताएं कि अल्पसंख्यक लोग कौन से लोग होते हैं? जो अल्पसंख्यक,
तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक, किसकी अल्पसंख्यक लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो उन लोगों की तुलना रूप से ज़्यादा थी। कैसी थी? ज़्यादा। फ्रेंच बोला था जो भाषा, वे लोग कैसे? बहुत ज़्यादा हैं। और समुद्र और ताकतवर रहे हैं। कौन से? समुद्री और ताकतवर रहे हैं, क्योंकि ये समुद्र ताकतवर रहेंगे। और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में, कितने दोस्तों? बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराजगी थी। किसकी स्थिति? डच लोग, जो डच लोग थे, उन डच लोगों से इन सब से नाराजगी थी, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। फ्रांस वालों की, फ्रेंच भाषा बोलते थे जो लोग, उसकी जनसंख्या क्या थी? ज़्यादा थी। तो ये उन लोगों से नाराजगी व्यक्त करते थे। क्या करते थे? नाराजगी व्यक्त करते थे। इसी के चलते 1950, कब दोस्तों? 1950, जब अपना भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था और संविधान भी बन चुका था और लोकतांत्रिक सरकार भी आ गई थी। फिर इसके बाद 1960 के दशक में फ्रेंच और कौन दोस्तों? फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब जब दोस्तों 1950 से 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ने के कारण का वो है कि इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा। इन दोनों की जो लड़ाई हुई, जिससे ज़्यादा मतभेद हुआ, तो कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। क्या थी? यह एक विशेष तरह की समस्या थी कि भाषाई आधार पर लोग क्या कर रहे थे? मतभेद कर रहे थे। दोस्तों अपने भारत में भी भाषाई भेदभाव हुआ है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो राज्य अलग अलग हुए हैं, वो भाषाई के आधार पर ही अलग अलग हुए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग किसके आधार? भाषा के आधार पर लोग हुए। इसी प्रकार से यहाँ भी ये टकराव की समस्या पैदा हुई। ब्रुसेल्स में देखा, यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। कैसे थे? ज़्यादा। कौन से? डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से कम थे। लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थी। कैसे? धन। दोस्तों पता है कि कोई भी लड़ाई हो, कोई भी समस्या हो, सब में धन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? धन की। हर जगह जो धन है, उसको धन का महत्व आपको देखने को मिलेगा। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। इसकी स्थिति है, एक और देश कौन सा है? श्रीलंका से आपको इसकी स्थिति का पता लगाते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब द्वीप है। क्या है? द्वीप, जो समुद्र के बीचों बीच है। कैसा है? समुद्र के बीचों बीच है, जो समुद्र चारों ओर से समुद्र में पानी से घिरा हुआ है। कौन सा? द्वीप। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। जो अपना भारत देश है, भारत देश की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, वहीं से कुछ दूरी पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? श्रीलंका दिखाई दे, कुछ दूरी पर स्थित है। तो ये बोले इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है? करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। इसकी आबादी कहाँ के बराबर है दोस्तों? हरियाणा की। और जो बेल्जियम था, वो बेल्जियम की आबादी कितनी? 1 करोड़ से ज़्यादा थी, जो हरियाणा की आबादी से छोटी, तो आधी थी। अब ये 2 करोड़ है, तो किसके बराबर? हरियाणा के बराबर है। यानी
दक्षिण एशिया के अन्य देशों, क्या बोले, जो दक्षिण है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये है यूरोप में, बेल्जियम कहाँ है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में, और अपन लोग हैं जो भारत है और श्रीलंका है, ये कौन से, एशिया महाद्वीप में। तो दक्षिण, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, किसका, दिशाओं का। तो दिशाओं में देखें दोस्तों, तो इस साइड दोस्तों पूर्व होता है, क्या, पूर्व यानी ईस्ट, इस साइड पश्चिम यानी वेस्ट, और इस साइड नॉर्थ, इस साइड कहते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, और इस साइड साउथ यानी दक्षिण। इस प्रकार से होना चाहिए। तो जो एशिया महाद्वीप है, क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की आपको कहाँ देखना है, दक्षिण में देखना है, कहाँ देखना है, दक्षिण में। तो दक्षिण ए वाले क्षेत्र, ए वाली क्षेत्र में, तो ए वाली क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। जब श्रीलंका दक्षिण एशियाई के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी जातीय समूह के लोगों से लोग में है। तो श्रीलंका है, श्रीलंका में विभिन्न कई जातियों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है जो सामाजिक समूह सिंगलियों का है, किसका है, सिंगलियों का। सबसे ज़्यादा जो समूह है किसका है, सिंगलियों का है। सबसे ज़्यादा समूह किसका है, सिंगलियों का। अब इसके बाद का है कि जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% कितनी है, 74% जनसंख्या किसकी है, सिंगलियों की जनसंख्या जो 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, फिर किसका आता है दोस्तों, तमिल। तो तमिलनाडु वाले तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, कितनी, 18% है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, सिंगलियों की, और उसके बाद में जनसंख्या किसकी है, उनके बाद जनसंख्या किसकी है, तमिल की, किसकी है, तमिल की। तमिल की कितनी है, 18%। तमिल में भी दो समूह है, तमिल में कितने समूह है, दो। एक है श्रीलंकाई मूल, कौन से हैं, एक तो है श्रीलंकाई मूल, कौन से, एक तो हैंगे श्रीलंकाई मूल, और दूसरे हैं, एक तो है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं। 18 टोटल तमिल को नंबर कितना है, 18%, 18% है। 18% में 13% कौन से हैंगे, तमिल की, कौन से, तमिल की, और हिंदुस्तानी है, कौन से, हिंदुस्तानी है। तमिल जो औपनिवेशक हैं, तमिल का क्या है, उपनिवेशक। उपनिवेशक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। बागानों में काम करने वाले लोगों की संतान क्या है, बागानों में काम करने के लिए लाए गए लोगों की संतान है। कहाँ पर, श्रीलंका में। जो उपनिवेश हैं कहाँ के हैं, काकवाद के, जो तमिलनाडु के उपनिवेशक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका में लाए गए थे। क्या लाए गए थे, उनकी संतानों को लाया गया था। और जो इसके बाद जो 13% के बाद जो 5% वो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें, कहाँ, श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। कौन से, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। कौन से, सिंगली भाषी, जो सिंगली भाषी लोग हैं तो दोस्तों ये किसको, कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि तमिल लोग कौन से, जबकि तमिल भाषा लोगों में कुछ हिंदू हैं। तमिल भाषा लोग में जो तमिल भाषा बोलते हैं वहाँ के कुछ लोग, उसमें कौन है कि हिंदू। सिंगली भाषा में तो हैं बौद्ध धर्म के लोग, और तमिल भाषा में कौन से हैंगे, हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा है। श्रीलंका है वहाँ पर कौन कौन से, बौद्ध धर्म के लोग हैंगे, हिंदू धर्म के लोग हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और ईसाई लोगों का भी हिस्सा है। 7% हैं ईसाई, कितने हैं, 7%। और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलती हैं। जो ईसाई लोग हैंगे वे दोनों भाषाओं को बोलते हैं, कौन को, तमिल को भी बोलते हैं और सिंगली को बोलते हैं, दोनों भाषाओं को बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है,
क्या बोलते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी 4-5 धर्मों के लोग रह रहे हैं और 2-4 भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इस ऐसी में कैसी स्थिति हो सकती है, क्या क्या विवाद बढ़ सकता है। तो बेल्जियम में कौन कौन थे। बेल्जियम ने आपने पढ़ा कि बेल्जियम में डच भाषा थी। डच भाषा लोगों में अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मनी भाषा लोग अपनी इच्छाएं थोप सकती थी। यहाँ पर जर्मनी थी और डच थी, जर्मनी भाषा थी और डच थी और फ्रेंच थी, और इस प्रकार से भाषाएं थी। इस प्रकार से हम लोग अपनी भाषाओं को थोप सकते थे। जबकि आपने श्रीलंका में देखा दोस्तों, श्रीलंका में कितनी सिंगली है और तमिल है। कौन से सिंगली और तमिल भाषा, दो भाषाएं आपको देखने को मिली हैं। इससे उनके बीच की लड़ाइयाँ और बढ़ जाती हैं। इस कारण से क्या हुआ, उनकी लड़ाइयाँ हैं जो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इससे उनकी लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। और संभव था, क्या संभव था दोस्तों कि इससे देश बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जब दोस्तों भाषाई आधार पर लोगों को बीच में क्या होगा, भेदभाव होगा और क्षेत्र के आधार पर, तो इस प्रकार से क्या होगा, देश बढ़ने की संभावना हो सकती है। क्या इससे भी इसके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और संभवतः इससे देश बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाए, देश बढ़ जाता है। जो आपने अपने देश का बंटवारा देखा है भारत पाकिस्तान के, एक किसके आधार पर, जो दोस्तों धर्म के आधार पर देश बटा है आपने, किसके धर्म के आधार पर। भारत में अधिकतर हिंदुओं की संख्या अधिक है और पाकिस्तान में अधिक से ज़्यादा क्या है, मुसलमानों की जनसंख्या है। इसलिए काकोद के इन दोनों में काकोद के धर्म के आधार पर दोनों देश अलग अलग हो गए हैं। इसी प्रकार से जब अन्य देशों में भी विभिन्न धर्मों के लोग हैं और क्या है, भाषाएं हैं, तो इससे क्या उनके बीच में तनाव बढ़ेगा। तनाव के कारण क्या होगा, देश बंटने की स्थिति में हो सकता है। अब ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। जो ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, वहाँ पर दोनों अपना अपना दावा ठोकते हैं कि फ्रेंच बोलते हैं हम लोगों का होगा, और जो डच होते हैं बोलते हैं हम लोगों का होता। अब बेचारे जो जो जर्मनी भाषा बोलते हैं वो क्या करें, छोटी सी भाषा है, तो वो तो किसी की साइड मुड़ जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में भी ऐसी है। श्रीलंका में कैसा है कि सिंगली आबादी का बहुमत ज़्यादा था। सिंगली आबादी का बहुमत कैसा है, ज़्यादा है, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। जो तुम्हें पता है कि सिंगली भाषा की जनसंख्या कैसी है, भाषा ज़्यादा हैगी, तो ये लोग अपनी हुकूमत यानी अपनी सरकार, अपनी भाषा के लोगों से अपनी सरकार बना सकते हैं और अपना हुकूमत चला सकते हैं। इस प्रकार से बहुमत ज़्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी भी चला सकते। जब जिसकी सरकार होगी तो उसको, अब जब भाषाई आधार पर देश बटेगा, भाषाई आधार पर जनगणना होगी और उस पर वोटिंग होगी, तो भाषाई आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था भी होगी, तो उन लोगों में थोड़ी मनमानी भी होगी। इस प्रकार से आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब आपको देखना है कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या मतभेद हुए हैं। तो आपको श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। क्या श्रीलंका में क्या है, बहुसंख्यकवाद, जो कब देखने को मिला है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है जो कब देखने को मिला, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 में। उन्नीस सौ अड़तालीस में स्वतंत्र राष्ट्र बना सिंगली समुदाय नेताओं के द्वारा। किसके द्वारा, सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। जब 1948 में श्रीलंका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अपन से एक साल बाद, कितने साल, अपन 1947 में स्वतंत्र हुए थे, लेकिन अपना संविधान हुआ था 3 सालों में बन के तैयार, और जो पूर्व तरह से स्वतंत्र हुए थे 1950 में हुए थे, जबकि अपन स्वतंत्र तो हो गए थे 1947 में। जब 1948 में ये स्वतंत्र हुए कौन, श्रीलंका के लोग, इन लोगों ने अपने सिंगली भाषाओं ने क्या किया, अपनी सरकार बनाएगी, अपनी बहुसंख्यक पर बल शासन करना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की
प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इन लोगों ने क्या करे हैंगे, प्रभुत्ता के आधार पर कई कदम उठाए। किसके आधार, बहुसंख्यक के आधार पर, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या थी बहुत ज़्यादा थी। तहत अब 1956 में एक कानून बनाया गया है। अब दोस्तों इस प्रकार से जब सरकार बनने लगेगी किसी देश के अंदर, तो ये मनमानी करेंगे। क्या होगा, तो अन्य जाति के लोगों पर, अन्य धर्मों के लोगों पर क्या होगा, भेदभाव। उन लोगों पर क्या होगी, उन लोगों को पर बुरा बर्ताव होगा। तो इन सब को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, कानून बनाया है। क्या किया है, कानून बनाया है। जब इसके आधार पर कानून बनाने के बाद इन्हें पता चला कि 1956 में एक कानून बनाया, जिसके तहत क्या हुआ, तमिल को दरकिनार कर दिया। किसको दरकिनार कर दिया, तमिल वाले लोगों को दरकिनार कर दिया है। तमिल वाले लोगों को क्या कर दिया, दरकिनार। ऐसा कानून बनाया इन लोगों ने जिसमें तमिल लोगों को दरकिनार किया। मतलब कुछ दरकिनार का मतलब है तमिल वाले लोगों को कुछ शर्तें ही नहीं रखी गई उनके लिए कोई कानून का मतलब ही नहीं हुआ। और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। और जो सिंगली भाषा थी उसको क्या कर दिया, पूरे देश में एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया कि सिर्फ सिंगली भाषा के लोग ही अपनी विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दे दी है। अब इसके बाद जब जिस भाषा को घोषित कर देंगे तो उसी भाषा में क्या होगा, उसी भाषा में दोस्तों जो वहाँ के कानून होंगे उस कानून बनेंगे। उसी में विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में किताबें होंगी। जैसे अपनी भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी है। अपनी भाषा हिंदी है, हिंदी को ज़्यादा दर्जा दिया है संविधान के अनुसार। इसलिए आपने देखा पूरे देश में जबकि कुछ राज्य इसमें ऐसे हैं जो हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी राजकीय भाषा कुछ और हैं। तो आप वो भी बताएंगे आपको। तो देखें कि प्राथमिकता किसको दी गई, उन्हें सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित करते हुए उन्हें प्राथमिकता दे दी। और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी गई। सिंगलियों को ही क्या दी, प्राथमिकता क्या होता है, मतलब आरक्षण। क्या हुआ दोस्तों, आरक्षण देना दोस्तों अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप देखते हो, आप अपनी क्लास में बैठते हो अपने दोस्तों के साथ, तो पता है कि आप उतनी ही मेहनत तो आपने की, उतनी ही मेहनत दूसरी जाति के लोगों ने, दूसरी कास्ट के लोगों ने, दूसरे धर्मों के लोगों ने उतनी ही मेहनत उसने की। लेकिन आपको पता चला कि जब आपने पेपर दिया तो उनको आरक्षण मिला, तो उनको नौकरी जल्दी मिल गई। जबकि आपने उतनी ही मेहनत की, उतना ही पढ़ाई की, उनसे ज़्यादा नंबर आए, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली। तो इससे क्या हुआ, आरक्षण के साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव के कारण क्या हुआ दोस्तों, लोग नौकरी से वंचित हो गए हैं। इसलिए दोस्तों पहले दिया जाता था आरक्षण, किस लिए दिया जाता, आरक्षण उन्हें दिया जाता जो क्या थे, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है। तो अब आर्थिक स्थिति उन लोगों की तो अच्छी तरह से हो गई। तो अब इस प्रकार से संविधान में इन्हें होने चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तो क्या हुआ, कई संविधान प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तो नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया। जो श्रीलंका ने संविधान बनाया है, अपना नया संविधान। जब दोस्तों कहीं के जो देश होता है, देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है, तो उसका संविधान बनता है। संविधान जो आपने दोस्तों पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा कि संविधान क्या होता है। आपको थोड़ा सा बताएं। जिस प्रकार आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने के नियम होते हैं, जिस प्रकार से कि ऐसे यहाँ से बाउंड्री से बाहर बॉल जाएगी, इतने रन बनेंगे, यहाँ से आउट होगा। इसी प्रकार से संविधान में भी लिखा हुआ होता है कि आपको देश के अंदर किस प्रकार से चलना है और क्या क्या कार्य करना है। इसके विरोध हुआ तो आपको अपराध की श्रेणी में आओगे। यही होता है संविधान। अब नए संविधान में क्या हुआ, यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। लो भाई शब्द कर दिया है, क्या कर दिया इन लोगों ने, बौद्ध मत, मतलब एक धर्म को ही बढ़ावा दिया गया है। जबकि इस धर्म के लोग पहले से ही इनकी संख्या ज़्यादा है, कि यहाँ से पहले से ही इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। पहले से संख्या ज़्यादा होने के बाद भी इन्हीं को मत का आरक्षण और बढ़ावा दिया गया।
अब एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई और तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगा बेगानापन बढ़ाया। क्या बढ़ाया दोस्तों? बेगानापन बढ़ाया। बेगानापन मतलब लड़ाई की स्थितियां पैदा कर दी हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों एक ही जाति को आपने आरक्षण दिया, एक ही भाषा को दिया, तो अब लड़ाइयाँ तो होंगी ही। तो इससे क्या हुआ, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी है। बौद्ध कौन है? बौद्ध धर्मावलंबी और सहेलियों हैं कि नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां और उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। कौन सी? असंवेदनशील है। असंवेदनशील मतलब असंभव है। इनके अलावा और दूसरों को आरक्षण मिलना और दूसरी पार्टियों का मत में सामने आना और सत्ता में आना कैसा है? असंभव है, असंवेदनशील है, यानी असंभव है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार, उन्हें क्या लगा दोस्तों? उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान अधिकार नहीं दे रही। उन्हें लगा जो संविधान है और जो सरकार है, संविधान और सरकार उन्हें समान नीतियों का समान अधिकार नहीं दे रही हैं। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। और क्या किया कि हम लोगों को ये समान अधिकार नहीं दे रहे हैं, और जो राजनीतिक अधिकार हैं इससे हमें ये लोग क्या कर रहे हैं? वंचित कर रहे हैं। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में, जो नौकरियां होती हैं, नौकरों से जो काम होता है उसके जो फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, तो उनके फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अब जैसे कैसे करके दोस्तों दूसरी जाति के लोग को या दूसरे जो धर्म है, मतलब बौद्ध धर्म के अलावा किसी और को क्या मिल गई, यदि नौकरी भी मिल गई है दोस्तों, तो उनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। ये सब कुछ दोस्तों आप देख रहे हो किस बुक में लिखा हुआ है। क्या हुआ है? इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है जिसको बता रहा हूँ। उनके हितों की अनदेखी की जा रही है और उसके साथ जो भेदभाव तो हो ही रहा है, यानी कि उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुष्कर्म हो रहा है, तो उसको अनदेखी किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ, परिणाम क्या हुआ दोस्तों? परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। इन दोनों के क्या हुए? संबंध हुए वो बिगड़ते चले गए। दोस्तों इस मानचित्र श्रीलंका का कहाँ का है दोस्तों? श्रीलंका कि अब आप यहाँ देख सकते हो कि किसकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है और किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर पढ़ना पहले सिंगली। कौन सी दोस्तों? सिंगली के लिए श्रीलंकाई तमिल और भारतवंशी तमिल और मुसलमान, इस प्रकार से जो 4 बिंदु बनाए गए हैं, इन 4 बिंदुओं में भाषाओं को दर्शा गया है। मुसलमान के लिए दोस्तों ये बिंदी दर्शाई गई है। और भारतवंशी तमिल, जो भारत के लोग भारत से आए हैं कहाँ पर? श्रीलंका में, जो वहाँ पर तमिल हैं, उन लोगों के लिए ये वाला कलर दिखा गया है। अब इसके बाद जो श्रीलंकाई तमिल हैं, कौन के कहाँ के तमिल हैं? श्रीलंका के, उनके लिए एक कलर है। और जो कहाँ के हैंगे दोस्तों? सिंगली के हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और सिंगली भाषा में अपना विश्वास करते हैं, उन लोगों का ये वाला कलर है। कौन सा? पीला वाला। अब इस कलर की जो आप जो देख रहे होंगे मात्रा कितनी ज़्यादा, पूरी श्रीलंका में अधिकतर यही है। अब दोस्तों जो भारतवंशी है, कौन सी? भारतवंशी तमिल है। तो भारतवंशी दोस्तों ये अपना किनारा किससे? भारत से लगा रहता है। किससे? भारत से लगा रहता है, पाक संधि के द्वारा, जो तमिलनाडु के पास में। तो यहाँ से भारतवंशी आए और यहीं से उन लोगों ने बसना शुरू किया, जो श्रीलंका के समुद्री किनारे यहाँ तक के आ पहुँची। कहाँ थे? वाटिका लुबा तक आ पहुँचे। इस प्रकार से भारतवंशी लोग बसे। इनके बाद दोस्तों कौन बसे हैं? भारतवंशी तो कम है दोस्तों, भारतवंशी का तो ए वाला चित्र, सॉरी क्या भारतवंशी क्या कौन है? ए वाला। जबकि ये तो श्रीलंकाई तमिल हैं दोस्तों। कौन से हैं? ये श्रीलंकाई तमिल हैं। श्रीलंका के लोग तमिल है, जो श्रीलंका के हैं वही जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, वो वाले यहाँ पर बसे।
भारतवंशी तमिल तो जाके थोड़े यहाँ बसे, क्या बसे, थोड़े यहाँ बसे, अब इसके बाद यहाँ बसे, अब इसके बाद यहाँ बसे। अब दोस्तों आता है मुसलमानों का नंबर। किसका दोस्तों? मुसलमानों का। तो आप दोस्तों मुसलमानों को देख रहे हो कि जो मुस्लिम भाषा है, वो जो धर्म है, उनको जो नाम मात्र का मतलब ये बिंदी बिंदी दर्शाएंगे, मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे इलाके यानी बस्तियों को ही दर्शाया गया है। इसलिए दोस्तों देखा होगा आपने कि श्रीलंका में मुसलमानों का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है देखने को, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से सरकार नहीं चलती, इन लोगों को उतने सरकार से प्रॉफिट नहीं होता। जबकि यहीं पर कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा श्रीलंका की न्यूज़ में कि श्रीलंका ने बुर्खा पहनना बंद किया है। यहाँ पर किया है इन लोगों ने बुर्खा जो बुर्खा वगैरह पहनते हैं, तो उनको कहा है कि इन लोगों ने कहा आप हमारे हिसाब से बुर्खा पहनोगे, मतलब पूरा चेहरा ढक के नहीं रख सकती, आपको चेहरा थोड़ा निकाल के चलना होगा। इस प्रकार से इन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, जो आपने न्यूज़ में सुना होगा कुछ दिन पहले। तो क्या हुआ, इस प्रकार से उन लोगों के पास अत्याचार हो रहे हैं। किसके लोगों में? जिनकी जनसंख्या कम है, और जिनकी ज़्यादा है उनकी क्या है, यहाँ पर सरकार है। तो उन लोगों की सत्ता ही है, तो उनको क्या करना, उनकी तो मनमानी ही हो रही है। इस प्रकार से आपको मैप के माध्यम से बताया गया है। और इस प्रकार इन दोनों के क्या हुए, संबंध बिगड़ने लगे। इसके किसके बिगड़े हैं संबंध? सिंगली के और तमिल और श्रीलंकाई तमिल के और भारतवंशी तमिलों के संबंध इस प्रकार से बिगड़े हैं। अब श्रीलंका की जो श्रीलंका है, अब श्रीलंका की तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। यहाँ का श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब उन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, तो श्रीलंकाई लोगों ने सोचा कि अपन लोग भी अपनी इलेक्शन पार्टियां बनाते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाई। और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। दोस्तों कोई भी पार्टी है वो अपना बहुत जल्दी बड़ा रूप धारण तब करती है जब वह जनता के हित में बात करे। कहा करे दोस्तों, जब वह जनता के हित में बात करे तो वो पार्टी बहुत छोटे समय में बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है। अब इन लोगों ने अपने मुद्दे रखे, क्या रखा? शिक्षा रखा, रोजगार रखा और स्वायत्तता हासिल करने के लिए रखा। क्या? भाषा के आधार पर अपने को और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार से जो पार्टी बनाई, उस पार्टी के अंदर डिमांड रखी कि यदि जो लोग इस पार्टी के अंदर शामिल होगा उसको इन अफसरों का मतलब ये सुविधाएं देखने को मिलेंगी यदि अपनी सरकार बनी तो। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। इन लोगों की जो पार्टी बनाई इन लोगों ने, लेकिन उनकी जो मांगें थी, किनकी थी? मांगे तमिल लोगों की आबादी की जो मांगें थी इन लोगों की, उन लोगों की मांगों को हमेशा नकारा गया मतलब उनको बातों को सुना ही नहीं गया है। 1980 के दशक तक, कब तक? 1980 तक की बात है। जब कब की बात है दोस्तों? 1980 के पहले की बात तक उत्तर पूर्वी, कौन से? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोले दोस्तों तो आपको जो ईस्ट जो दिशाएं बताई थी उसमें आप देखना ये वाला पोर्शन है किसका? उत्तर पूर्वी का। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। कौन से? इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। इससे क्या हुआ? इससे श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में पारस्परिक, कौन से? पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव का रूप लिया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? भाषाई आधार पर इन दोनों के बीच में बड़ा टकराव का रूप लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, गृह युद्ध में बदल गया। किसमें परिणत का मतलब किसमें बदल गया? ये युद्ध गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध का मतलब होता है दोस्तों बिना लड़े, बिना हथियार चलाए हुए एक दूसरे से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या मतलब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझना, या फिर मन ही मन के अंदर और का क्रोध के दूसरों के द्वारा क्या करना? लड़ाइयाँ लड़ना। यही होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध सामने से नहीं लड़ा जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। अब इससे क्या हुआ? दोनों पक्षों के बीच में गृह युद्ध हुआ, इससे मतभेद हुआ। अब मतभेद हुआ तो
सामने से तो लड़ा कुछ से, सामने से उतना ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ा गया जितना पीछे से लड़ा गया, किसने पीछे से वार किया। इसके दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग कर शरणार्थी बन गए और कई परिवारों ने सोचा कि इतनी इस लड़ाई झंझट में हमें नहीं पड़ना है, हम चलो इस देश को ही छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। तो ये क्या भाग कर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। जब लड़ाई हुई तो इससे क्या हुआ, जब दोस्तों लड़ाई होती है तो क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। अब नुकसान होता है दोस्तों, तो नुकसान में क्या है दोस्तों इंसान सिर्फ अपनी कि अपनी अपना जो उसका बात है उसको बात बड़ी करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात ऊंचा रखने के लिए ही लड़ाई करता है दिखता है। जैसे दो चार लोग बैठे हों वहाँ पर एक सबसे ज़्यादा बोल रहा हो, दूसरा दूसरे की बात नहीं सुन रही होगा, तो इस प्रकार से लड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ, जब लड़ाई हुई तो रोजी रोपट चौपट हो गई है। आपने पढ़ा कि आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा हुआ। दोस्तों अपन पढ़ेंगे अभी अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास कौन सा, आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। किसमें अच्छा है, आपने पर आर्थिक विकास में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में किसका, श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक, इससे पहले था इनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा था, लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों गृह युद्ध की स्थिति बनी तब से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हो गई और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ दोस्तों, 2009। इतने लंबे समय से जब से देश क्या हुआ, इनका स्वतंत्र हुआ 1948 से, जब से गृह युद्ध इनके दोनों के बीच लड़ाइयाँ चलते चलते 2009 तक की यह युद्ध चलता रहा और गृह युद्ध बढ़ता रहा। इस प्रकार से जबकि 2009 में इस युद्ध को समाप्त किया गया, वो भी किसके द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार पर। जब अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की जो देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनके द्वारा प्रेशर बनाया जाता है देश पर, तो इस प्रकार से वहाँ का गृह युद्ध समाप्त हुआ है। अब है बेल्जियम की साझेदारी। क्या है दोस्तों, बेल्जियम की साझेदारी। तो बेल्जियम की साझेदारी आपको दोस्तों, बेल्जियम की साझेदारी में आपको, अब वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि बेल्जियम की जो साझेदारी है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में, एक पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 2 में आपको बेल्जियम की साझेदारी बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू। और दोस्तों अपने चारों ओर साफ सफाई बनाए रखना और स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।